अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हाजिर हैं जी नावल तेरे जाने के बाद सनिया शेख किस्त नंबर 6। डिनर टेबल पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। क्रिस्टल की चमकदार प्लेट और कीमती कटलरी की खनक की या सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। हर कोई अपने प्लेट में मसरूफ़ था। अचानक महाज अंसारी जो खामोशी से सनी को देख रहे थे, उन्होंने सवाल दाग दिया। क्या बात है बेटा, बहुत खामोश हो? अब तो रिलैक्स हो जाओ। डील का क्या है, वो तो कल परसों भी हो जाएगी। सनी की खामोशी को वहाज ने आज के वाक़ये से जोड़ा। नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है, थकावट हो रही थी थोड़ी सी। सनी ने मुस्कुराकर बाप को मुतमईन किया। वैसे सनी बताएं, ये बताओ कि बुराक का क्या बना? किसने वो घटिया हरकत की उसे बदनाम करने की? अभी तक पता नहीं चला। मिशल के हाथ से चम्मच छूटकर प्लेट में गिर गया। चम्मच की आवाज़ ऐसी तेज थी कि सब चौंक गए। ये होलनाक सवाल मिशल पर बिजली की बनकर गिरा। मिशल, आराम से खाना खाओ, हर वक्त जल्दबाजी। सनी ने धीरे से अपनी कुर्सी पीछे की, बेनियाजी से टिश्यू उठाया। सनी ने एक नज़र उठाकर मिशल को देखा। इस मिशल का रंग खौफ से सफ़ेद पड़ चुका था, जैसे खून नचोड़ लिया गया हो। वह सख्त लहजे में गुर्राया, जो भी है मैं इसे छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि उस खबीस इंसान की वजह से मुझे आज नुकसान हुआ है। मेरे शेयर्स का रेट मार्केट में गिर गया है, मेरी साख पर हर्फ आया है। उसने ज़ोर से मुठ्ठियाँ भींची। आंखों में वहशत उभर आई थी। मुझे अगर वो बास्टर्ड मिल गया तो शूट कर दूंगा, खुद अपने हाथों से ख़त्म करूंगा। मिशल का दिल धक धक करने लगा। उसे लगा जैसे इसके गिर्द हवा रुक गई हो, जैसे वो सांस नहीं ले पा रही हो। उसके हाथ कपकपाने लगे, पसीने की बूंदें माथे पर चपकने लगी। अरे वो लड़का खुद भी नहीं छोड़ेगा। क्या नाम है इसका? बुराक। बहुत तेज है, सजा तो अच्छी देगा। मेरी बात हुई थी नौशीन से, तो बता रही थी कि वो कोई नरमी नहीं करने वाले। हमारा बातों बातों में उसे सारी तफसीर बता रही थी, मगर मिशल को लगा सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। मामा, आप नौशीन आंटी से ज़रा दोस्ती गहरी ही रखना। सनी का इशारा प्रपोजल की तरफ था, जिसको हमारा समझ गई थी। अरे फिक्र मत करो सनी, वो हमारी फैमिली से बहुत इम्प्रेस है और तुम्हारी तो बहुत तारीफ करती है। मुझे लगता है वो हाँ कर देंगी। अमारा ने खुश होते हुए सनी को बताया। हाँ, होनी भी चाहिए। सनी जैसा लड़का मिलेगा उसे कहीं। वहाज ने अपना चेहरा नैपकिन से साफ किया। मिशल, तुम कहाँ खोई हुई हो? सब खैर तो है बेटा? मिशल अपने बाप के पूछने पर गड़बड़ा गई। उसने बमुश्किल मुस्कुराहट सजाई। कुछ नहीं, बस थोड़ा बाहर जाना है, फ्रेंड्स के साथ डिनर का प्लान है। वहाजन सानी ने सर हिला दिया, मगर सनी की नज़रें तेजी से मिशल पर टिक गई। वो आराम से कुर्सी से टेक लगाते हुए बोला, दिन में नहीं रख सकती थी? सनी ने तीखी नज़रें करते हुए सर्द लहजे में पूछा। वैसे भी तुम्हारी सब फ्रेंड्स तो मुल्क से बाहर हैं, अब ये नई फ्रेंड कहाँ से आ गई? मिशल ने गुस्से से सनी की तरफ देखा और झुंझलाकर बोली, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैं कब कहाँ जाती हूँ तुमको हिसाब क्यों दूँ? कभी मैंने तुमसे पूछा है कि तुम कहाँ आते जाते हो? मिशल की आवाज़ बुलंद थी। इसी वक्त अमारा ने दरमियान में मुदाखलत की। दोनों को घूरते हुए बोली, बस कर दो तुम दोनों, आखिर कब तक नॉर्मल होगे? हर वक्त की ये लड़ाई झगड़ा। और मिशल, सनी बड़ा भाई है तुमसे, अगर कुछ भी कहती है तो कौन सी आफत आ गई है? सगे बहन हो तुम दोनों, मगर जानी दुश्मन लगते हो। अमारा की बात पर भी मिशल को मजीद आग लग गई। वो गुस्से से अपनी चादर दुरुस्त करती हुई कुर्सी पीछे धकेल कर खड़ी हुई। किसी को मेरी बात समझ में नहीं आती यहाँ, सबको बस मेरे ही पीछे पड़ना है, सबको बस मुझ में ही गलती नजर आती है। उसे कोई कुछ नहीं बोलने वाला, उसे आज़ादी है सारी, रोक टोक बस मेरे लिए। ये कहते ही मिशल तेजी से निकल गई। वहाज अंसारी ने चम्मच मेज पर रखते हुए सख्ती से सनी की तरफ देखा। सनी, बहुत गलत बात की तुमने। मिशल को बेवकूफ़ या नासमझ लड़की नहीं है, वो अपनी हदूद जानती है, अपनी इज्जत और वकार का खुद ख्याल रखना जानती है। तुम ज़रा खुद पर कंट्रोल करो। ये तुम्हारा शक तुम्हारी बेजा सख्ती या तुम दोनों के रिश्ते को ख़राब कर देगी। सनी ने सर उठाकर बस बाप को एक नज़र देखा। कोई जवाब नहीं दिया। सनी की सारी तवज्जो इस टेक्स्ट पर थी जो उसे अभी अभी मौसूल हुई थी। सर, जिस लड़की का आपने बोला था वो सुभान कुरैशी की बहन है और अभी आजकल नई नई मुसलमान बनने का भूत सवार हुआ है। माजी में बहुत बोल्ड थी और बहुत खूबसूरत भी। अपना सोशल मीडिया उड़ा चुकी है, कोई पिक नहीं मिलेगी। अपने कज़न मास को पसंद करती है। वलीजा के कॉलेज ट्रिप की पिक इनके कॉलेज की वेबसाइट से मिली है, वो मैं भेज रहा हूँ। सनी ने मैसेज पढ़कर मोबाइल साइड पर रख दिया। एक अजीब सी रफाकत मास से महसूस हुई। उस लड़के का बर्ताव भी कुछ अजीब था, मगर क्यों? सनी का फोकस मास पर था, तो इन दोनों की लव स्टोरी भी है। वाह, इंटरेस्टिंग। मगर सॉरी यंग मैन, वलीजा तो अब से मेरी हुई। इसकी आंखों पर मर मिटा हूँ मैं, तो वो खुद कितनी आफत होगी।
सनी इसे तसव्वुर की आंख से देखता मन ही मन में मुस्कुराया कि इसका फ़ोन फिर बजा। एक टेक्स्ट मैसेज था जिसमें वलीजा की कॉलेज की एक पिक थी, मॉडर्न ड्रेस में, खुले बाल, पेट तक आती छोटी शर्ट, फिटिंग वाली जीन्स। पहली नज़र में ही सनी को घायल कर गई। पिक स्क्रॉल करते हुए सनी ने बार बार इसकी आंखें चेक की। वह नकाब वाली ही थी। सनी ने मुस्कुराते हुए मोबाइल ऑफ किया। हराम नशा तो बहुत चख लिया, तुम दोनों की लव स्टोरी में विलन आने वाला है। खुद को जितना मर्जी छुपा लो, खूबसूरत औरत सनी की पहुंच से दूर नहीं हो सकती। तुम बहुत जल्द मेरी दस्तरस में होगी। तुम वलीजा मेरे पास होगी बहुत जल्द। हराम बहुत लगा लिया मुँह का, अब जरा हलाल का भी मज़ा चख लूँ। फातिमा बड़े मज़े से अपने मोबाइल पर हैंड फ्री लगाए बिस्तर पर नीम दराज होकर अपना पसंदीदा ड्रामा देख रही थी। चेहरे पर सुकून और दिलचस्पी साफ झलक रही थी। इसी दौरान अचानक छोटी बहन मरियम दौड़ती हुई आई, उसे झुंझोड़ कर हुलाया। आपी, किचन के हालात कुछ ख़राब हैं, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं प्लीज़। मरियम ने जानबूझकर तशरीफ़ ले जाने पर जोर देते हुए शरारत से कहा। फातिमा ने एक आंख खोलकर मरियम को घूरा, हैंड फ्री निकालते हुए तंग सी आवाज़ में बोली, क्या मतलब हालात ख़राब है? कोई जल्जला आ गया किचन में, या सब्जियां बगावत पर उतर आई हैं? मरियम ने हंसी दबाते हुए बताया, आप ही गैस का ध्यान नहीं रखा। आप जो दूध उबलने के लिए छोड़कर आई थी, इसका जनाजा बड़ी धूमधाम से निकला है। चूल्हा तो मौत का मंजर पेश कर रहा है, और अम्मी के तासुरात से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मुनकर नकीर सवाल जवाब करने में ज़मीन पर उतर चुके हैं, और दादी अम्मा आपको हिसाब किताब के बगैर ही जहन्नुम रसीद करना चाहती हैं। आप देख लें, आप इस पुलिस राज से कैसे गुजर कर जाएंगी। अब क्या इतनी मंजरकशी बाकी है, या कुछ और बयान करूं? मरियम ने दोनों आंखें पटपटाकर कहा तो फातिमा ने मोबाइल बेड पर फेंका। तुम जैसी बहन हो तो किसी की, तो उसे दुश्मन की क्या ज़रूरत। उफ, तो ये बोलो ना, आज दूध फिर से उबल गया। बस अब मेरी खैर नहीं, आज 12 तोपों की सलामी पक्की मिलनी है मुझे। वो पैर में जूती डालते हुए किचन की तरफ भागी। 12 नहीं 14, दादी हजूर भी आज है साथ, और दोनों मिलकर आज आपको आपकी नानी ज़रूर याद करवा देंगी। मरियम ने बाआवाज़ बोला तो फातिमा के कानों तक इत्तला पहुंच गई थी कि आज कुछ होने वाला है। फातिमा ने ताज्जुब से सर हिलाया। क्या ज़िंदगी है, बंदा 21 सुकून से नहीं देख सकता। वह सख्त ख़राब मूड में किचन की तरफ बढ़ी। फातिमा किचन में आई तो वहाँ का मंजर देखकर इसका दिल बैठने लगा। दूध चूल्हे पर उबल उबल कर नीम पागल हो चुका था, जैसे एहतजाज कर रहा हो कि कोई तो मेरी सुने। चूल्हे के इर्द गिर्द दूध की नहरें बह रही थी और पूरे किचन में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। कुछ जला, कुछ उबला। शाइस्ता आपा कमर पर हाथ रखे किचन के बीचों बीच खड़ी थी, और इनकी नज़रें यूं फातिमा पर जमी थी। इनके बराबर में ही दादी खड़ी थी, जिनके चेहरे के तासुरात बहुत सख्त थे। फातिमा ने थूक निकला, एक गिल्टी सी गले में उभर कर मासूम हुई। आज क्या यौम हिसाब है? फातिमा ने दोनों को बारी बारी देखकर सवाल किया। फातिमा ने शर्मिंदगी से कान खुजाए और जल्दी से चूल्हा बंद करते हुए बोली, बस अभी ठीक कर देती हूँ। मरियम दरवाजे के पीछे छुपकर हंस रही थी, और फातिमा इसे घूरते हुए बड़बड़ाई, धोखाबाज, खुद बुलाकर फंसवा दिया मुझे। इतनी बड़ी घोड़ी कर दी बेटी, मगर अक्ल तमीज़ न सिखाई। दूसरों को दीन सिखाती हो, जरा बेटी पर भी तवज्जो दे लो। दादी अम्मा ने छड़ी जोर से ज़मीन पर मारकर तंजिया अंदाज में कहा। शाइस्ता आपा बेगम का चेहरा एकदम लाल हो गया। दादो, प्लीज़ आप अम्मी को तो कुछ मत कहें कि दूध हमारे नसीब में नहीं था, अल्लाह की कोई बेहतरी थी। फातिमा ने मासूमियत से वजाहत दी। हाँ बीबी, क्या खूब सिखाया तुम्हारी माँ ने एक लफ्ज़ अल्लाह की मर्ज़ी। बस वही बोल बोल कर मेरे बेटे को 3 लड़कियां थमा दी। लड़कियां भी तीनों माँ की तरह दिमाग से खाली। फातिमा ने नजरें झुका ली, इसकी वजह से इसकी माँ को बातें सुनने को मिल रही थी। शाइस्ता बेगम ने जल्दी से सफाई पेश की। अम्मा जी, असल में बस ज़रा सी लापरवाही हो गई, वरना मेरी फातिमा हर काम में माहिर है, जिस घर में जाएगी इसको रोशन कर देगी। शाइस्ता आपा मोहब्बत से बोल रही थी। हाँ हाँ, नाम के साथ साथ ये भी बेटियों की लाइन लगाएगी, दादी अम्मा ने नाक सुकेड़ते हुए कहा। सरासी बीबी, तुम्हारी जरा सी लापरवाही में तो आधा किचन बह गया है। आप समझ आए क्यों कहते थे कि बेटियों को माँ के घर में बिठाकर ख़राब ना करो। शादी की उम्र है घोड़ी की, ना तुम सख्ती करती हो। 3 बेटियां पैदा कर ली, ऊपर से पढ़ाकर मेरे बच्चे के पैसे अलग बर्बाद करवा रही हो। घर में कोई काम सिखाओ। वो सारा जहर शाइस्ता आपा पर निकाल रही थी, जो बहुत थामत से ये सब सुन रही थी। मजाले जो एक लफ्ज़ सास को कहा, करती रहूँ माँ बेटी सफाई, ये कहकर वो अपनी छड़ी टिक टिक करती वापस मुड़ गई। शाइस्ता बेगम ने थकी हारी नज़रों से फातिमा को देखा और बेबसी से बोली, तुमसे तो बेहतर है मैं खुद दूध देखती।
कम से कम मेरी इज्जत तो सलामत रहती। सॉरी अम्मी। फातिमा ने पकड़कर अपनी माँ को गले लगाया। नमाज पढ़ी थी, यादें ही ड्रामे में घुस गई। शाइस्ता आपा ने बेटी को प्यार से और करीब किया। जी अम्मी, पहले नमाज और फिर कोई और काम। फातिमा किचन साफ करने की तैयारी में थी। आज लेट क्यों आई हो फातिमा? इनका अगला सवाल फातिमा का रंग उड़ा गया। फातिमा ने कभी कोई बात अपनी माँ से नहीं छुपाई थी। बचपन से वो शाइस्ता आपा ने बच्चियों को न डर बनाया था कि खौफ से कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो। यही वजह है जो फातिमा मुंह पर बोल देती थी हर बात। अम्मी, वापसी पर हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। फातिमा ने अलिफ से लेकर ये तक सारी कहानी बता दी। फातिमा, तुमसे किसने बोला कि किसी की गाड़ी चलाओ? बेशक वो तुम्हारी दोस्त है, मगर तुम्हारे बाबा को पता लगा तो कॉलेज बंद कर देंगे तुम्हारा। ऊपर से किसी ना महरम के मुंह लगती रही हो फातिमा। शाइस्ता आपा का सदमे से बुरा हाल था। अम्मी, अब बेफिक्र रहे, मुझे अपनी हद मालूम है। मैंने ऐसा दिमाग ठिकाने लगाया कि वो रो रहा होगा घर में बैठकर। फातिमा अपने कारनामे पर कॉलर झाड़ गई। और इतना नुकसान नहीं हुआ, सारा इसने खुद दी थी कार चलाने को। सच्ची, मैंने नहीं बोला था। फातिमा ने मासूम शक्ल बनाई। और बेचारे के अब्बू का काट दिया इस बच्चे को। बेचारा बच्चा न जाने कैसे पैसे जमा करके उसने गाड़ी ली होगी। शाइस्ता आपा को सुबहान का गम सताने लगा। अल्लाह अम्मी, वो अच्छा खासा अमीर लग रहा था, कहीं से नहीं लग रहा था कोई गरीब हरूब। इतनी महंगी गाड़ी थी इसकी, और चवल मार रहा था। सिर्फ एक जरा सी खराश पड़ी थी, जैसे लड़ाई के वक्त मरियम और आयशा को मुझ पर पड़ती है। वो आंख मटक मटक कर बोली, जो भी है फातिमा, ये धोखा है, झूठ है। सारा को फ़ोन करके बोलो जितना वो पैसा मांग रहा है वो मुझे बताए, मैं दे दूंगी, मगर गलत बयानी नहीं करनी। वो दो टोक अंदाज में उसे समझा रही थी। इतने में छोटी बेटी आयशा भागती हुई आई। अम्मी अम्मी, नीचे अब्बू आपको मदरसे में बुला रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आप जाएं जल्दी। वो एक ही सांस में ऊंचा ऊंचा बोल गई। फातिमा और शाइस्ता आपा दोनों ने बैक वक्त ही मुंह से या अल्लाह खैर कहा। उफ, कब से फ़ोन मिला रही, आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही आपा? वलीजा कब से इन्हें कॉल कर रही थी मगर कोई उठा ही नहीं रहा था। सबकी क्लास के बारे में पूछना था। जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो नमाज पढ़ के वो तस्बीह पढ़ रही थी, तो उसे शाइस्ता आपा याद आई। वो हमेशा तस्बीह उंगलियों पर पढ़ती थी। वलीजा ने एक दिन पूछा था, आप तस्बीह हाथ को उंगलियों पर क्यों पढ़ती हैं? तो मुस्कुराकर उन्होंने जवाब दिया कि मैं चाहती हूँ कि क़यामत के दिन मेरी ये उंगलियाँ गवाही दें कि इन उंगलियों पर हम्दो सना होती थी, इन उंगलियों में दरूद पाक पढ़ा जाता था। वलीजा इनकी मोहब्बत पर बेख्तियार ही मुस्कुराई थी। वलीजा ने अपनी तस्बीह भी साइड टेबल पर रखी और बाकी की तस्बीह अपनी उंगलियों पर मुकम्मल की। वो मुसलसल शाम से अपनी माँ के रवैये को लेकर परेशान थी। इसकी माँ दौलत परस्त थी, मगर ये बीमारी अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर चुकी थी। उसे अंदाज़ा तब हुआ जब ज़ैनब ने उसे बताया कि बड़ी बीबी ने मास भाई को बड़ा जलील किया। वलीजा ने गहरी सांस ली। पढ़े लिखे लोग दीन को स्टडी नहीं करते, अगर करें तो वो जान लें कि किस तरह से अल्लाह ने मर्द और औरत को बराबरी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाया। अल्लाह अपने बंदों से खोल खोल कर हर चीज़ बयान करता है, फिर हम इन बातों में मजहब को क्यों ले आते हैं? जहाँ कोई दूसरी राय नहीं है, जहाँ दीन मुकम्मल है, वहाँ कभी दुनिया क्या सोचेगी, सोसाइटी की फ़िक्र, रिश्तेदारों की परेशानी लाहक हो जाती है। हमने अपना दीन खुद मुश्किल बना लिया। हमारा मज़हब तो शफाफ है, पाक है। जाहिल तो वो हैं जिन्होंने मज़हब को कभी समझा ही नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की। अगर समझ आ जाए तो दुनिया से नफसा नफसी ख़त्म हो जाए। मैं जितना अपने मज़हब को जाना, मुझे अपने रब के करीब तर ले आया। अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है, मगर अल्लाह के बंदे तो एक दूसरे की जान लेकर भी खुश नहीं होते। हर रंग में सबसे खूबसूरत रंग अल्लाह ताला का रंग है, लेकिन ये रंग सब पर एक जैसा नहीं होता। किसी पे सब्र की सूरत में चढ़ता है, किसी पर बर्दाश्त की सूरत में, किसी पर इसार की सूरत में, किसी पर वफादारी की सूरत में। अल्लाह ताला का रंग है, लेकिन ये रंग सब पर एक जैसा नहीं होता। किसी पर कुर्बानी की सूरत में, किसी पर सखा की सूरत में, किसी पर ताबेदारी की सूरत में, और किसी पर परहेजगारी की सूरत में। इंसान में अल्लाह ताला की जिस सिफ्त का अंसर सबसे ज़्यादा हो, उसे इसी खूबी के रंग में रंग दिया जाता है। हम इसे आम आंख से देखना चाहें तो वो देख नहीं सकते, लेकिन अगर उसे दिल की निगाह से देखें तो हम पर यह सुबह के नूर की तरह जाहिर हो जाएगा। जैसे मकनातीस को मकनातीस खींचता है, वैसे अल्लाह ताला का रंग इन लोगों को अपनी तरफ खींचता और इनको ही मिलता है जो दिल में इनकी तलब और चाहत रखे, या फिर वो दिल जिसे अल्लाह ताला खुद चुन ले। अल्लाह ताला का रंग आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है, लेकिन वक्त के साथ साथ तेज़ तरीन हो जाता है। फिर अल्लाह ताला की अता और बख्शिश और फजलो करम कभी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता।
کسی بھی قربانی کی صورت میں، کسی بھی سخاوت کی صورت میں، کسی پہ تابع داری کی صورت میں، اور کسی پر پرہیزگاری کی صورت میں۔ انسان میں بیچارہ معاذ میری طرح در بدر بھٹک رہا ہے۔ ماما اسے کتنا ذلیل کرے مگر وہ اف بھی نہیں کرتا۔ یا اللہ معاذ کو ہر وہ خوشی دینا جس پر اس کا حق ہے، جس کے لیے وہ بچپن سے ترسا ہے۔ اسے اتنا کامیاب کرنا کہ میری ماں جیسے لوگ کبھی اسے تنگ نہ کریں، اسے اپنے لفظوں سے گھائل نہ کریں۔ وہ آنکھیں موندے آنے والے وقت کو سوچ رہی تھی جو اس کے لیے بالکل نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ براق کی آواز پر وہ سیدھی ہوئی جب اس نے پکارا، میرا بچہ کہاں چھپ کر بیٹھا ہے؟ وہ سیدھا اس کے پاس صوفے پر جمپ مارنے کے انداز میں گرا۔ ولیجہ بھی جھٹکا کھا کر سیدھی ہوئی۔ ہائے اللہ براق بھائی، کوئی تو کام انسانوں والے کر لیا کرے، ابھی میں گر جاتی۔ ولیجہ نے ناراضگی سے بھائی کو دیکھا۔ اچھا، کیا تیرا بھائی تجھے گرنے دیتا؟ اچھا یہ بتا، تھپڑ کون سے کان پہ پڑا تھا؟ نکاح کے پرنٹ بھی چھپائی یا صرف شور مچا ہوا ہے زمانے میں؟ وہ ولیجہ کو تنگ کر رہا تھا۔ بھائی میرے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو؟ ولیجہ نے خفگی سے گھورا۔ ارے میری اتنی مجال، میں اس چڑیل کو اپنے پیچھے لگا لوں، آگے ایک ڈائن چمبڑ گئی ہے تمہارے بھائی کو۔ مشل کا ذکر اس کا موڈ خراب کر گیا۔ ہیں کون؟ کیا ہوا ہے؟ کیا جو آپ کے خلاف سب کچھ ہے اس میں کوئی لڑکی کا چکر ہے؟ ولیجہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ابھی ذرا کلیئر ہونے دو سارے معاملے، میں پھر بتاؤں گا، مگر تم میرے لیے پریشان مت ہو، میں نے اپنا مجرم پکڑ لیا، اسے سزا بھی میں خود دوں گا۔ تم ذرا مجھے اپنی سناؤ، کیوں تھپڑ کھا کر بیٹھی ہو ماما سے؟ براق نے پھر سے اس کا مذاق اڑایا۔ بھائی بہت بری بات ہے، مذاق اڑا رہے ہو میرا؟ تو کیا ہوا، ماں ہے، 100 بار مار سکتی ہے، ان کی مار کیا کہتی ہے؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتی ہوئی بولی۔ اے لڑکی، بات سنو میری، دیکھو یہ تم ایسے ہمت ہار جاؤ گی تو ہمیں سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا جب تک تم خود سٹینڈ نہیں لوگی اپنے لیے۔ تمہارا مضبوط ہونا ضروری۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ براق نے اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ میں جانتا ہوں میری بہن کی خوشی کس میں ہے، اور تمہارے لیے میں سب سے لڑ لوں گا، بس تم کمزور مت پڑنا۔ میری بات سمجھ رہی ہو؟ ادھر معاذ بھی پریشان بیٹھا ہے، وہ تمہیں ہارتا دیکھ کر خود بھی ہار رہا ہے۔ براق نے ولیجہ کے آنسو صاف کیے اور بہن کو گلے سے لگایا۔ بھائی، آپ کو ماما کا معلوم تو ہے، وہ اپنی ضد میں کس حد تک جا سکتی ہیں۔ آپ کو یاد ہے جب ہماری میڈ پر چوری کا الزام لگایا تھا، خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے ماما کس حد تک چلی گئی تھی۔ وہ میڈ دادو کی مخلص تھی۔ ماما نے اپنی نفرت میں اس بیچاری کو نکلوا کر دم لیا۔ تو یہاں تو بات ان کی بیٹی ہے، وہ خاموش نہیں رہیں گی۔ ولیجہ پھٹ پڑی تھی، اپنی ماں کی فطرت کو بخوبی جانتی تھی۔ اتنے دنوں کا غبار جو دل میں بھرا ہوا تھا بھائی کو دیکھ کر نکل گیا۔ ولیجہ، رونے سے مسائل حل ہو جاتے تو اب سب سے زیادہ میں روتا، میری عزت داؤ پر لگی تھی۔ تم جانتی ہو مجھے کس نے دوبارہ سرخرو کیا؟ معاذ نے۔ مجھے میری مشکل کی گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو تم کو کیسے لگا کہ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں بولے گا؟ وہ اپنے لیے فائٹ کر رہا ہے، مگر تم بھی تو اس کا ساتھ دو، اس کی ہمت بڑھاؤ۔ بھائی، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ مجھے سبحان بھائی سے کوئی امید نہیں ہے، وہ بھی ماما کی طرح ہے، اور ڈیڈ وہ تو ویسے ماما سے ڈرتے ہیں۔ آپ کتنا لڑ لو گے اکیلے؟ ولیجہ مایوس تھی۔ سبحان بھائی کو میں سمجھاؤں گا، وہ صرف تمہارے اچھے مستقبل کی خاطر ہی بولیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جب میں ساری بات بتاؤں گا وہ ساتھ دیں گے، اور وہ تمہارا بڑا بھائی ہے، تمہاری خوشی بہت میٹر کرتی ہے گڑیا۔ بس تم اداس مت ہو، تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں۔ وقت کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کی پاکیزہ شخصیت کو مٹا دے۔ آپ ایک تاریخ نہیں ہے جو بند کر دی جائے، بلکہ آپ ایک زندگی ہیں جو مکمل دیوانگی اور خوبصورتی کے ساتھ جینے کی مستحق ہے۔ اپنے آپ کو خاموشی میں ختم نہ کریں، زندگی کے ساتھ عہد بھی تازہ کریں۔ اپنے آپ کو خاموشی میں ختم نہ ہونے دیں، زندگی کے ساتھ عہد پھر سے تازہ کریں۔ وہ تلاش کریں جو آپ کے اندر روشنی پیدا کرے، وہ پڑھیں جو آپ کے ذہن کو خوش کریں، وہ آیات سنیں جو آپ کے دل کو زندہ کریں۔ اپنی بچپن کی معصومیت کے سروں پر رقص کریں جو ابھی بھی آپ کے اندر زندہ ہے۔ سبحان کھڑکی کے پاس کھڑا چائے کا کپ تھا میں باہر دیکھ رہا تھا، مگر نظروں کے سامنے نہ منظر تھا نہ راستہ، بس ایک ہی عکس تھا، فاطمہ کا۔ گاڑی کا وہ لمحہ جب وہ نقاب میں بھی اپنی بے چینی چھپا نہ سکی۔ جھکی نظریں، تھر تھراتی آواز اور کانپتے لب، اب بار بار اس کی یادوں کے دریچے پر دستک دے رہے تھے۔ کیا عجیب لڑکی تھی، ڈری ہوئی مگر بولی بھی خوب سنائی۔ سبحان نے ہنستے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا مگر اگلے ہی لمحے سنجیدہ ہو گیا۔ اس کی نظروں میں فاطمہ کا عکس گھوم رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے اسے ڈسٹرب کیا تھا، جیسے کسی خاموش تصویر میں جان آ گئی ہو، جیسے وہ لمحہ رک گیا ہو اور باقی دنیا پیچھے رہ گئی ہو۔ وہ سیدھا اپنے فارم ہاؤس آیا تھا،
وہ تنہا رہنا چاہتا تھا۔ عجیب بات ہے، اتنے لوگوں سے ملا مگر وہ چند لمحوں کی جھلک دل میں گھر کر گئی۔ اسے سر چھٹکا جیسے خود کو جھاڑنا چاہتا تھا۔ سبحان کا یہ اضطراب بہت فطری تھا۔ پہلی نظر کی محبت تھی یا کچھ اور، مگر سبحان کو ملنا تھا، اکسا رہا تھا، دل تھا کہ رضا کر ضد کر رہا تھا۔ آنکھوں کے کونے میں وہی عکس پھر چمکا، وہی گمسم نظروں والی نرم لہجے میں بولتی، اپنے الفاظ میں چھپی شرمندگی چھپاتی لڑکی۔ کتنی نٹکھٹ تھی وہ لڑکی، زندگی سے بھرپور۔ میں اسے دوبارہ دیکھنا چاہتا ہوں، مگر کیسے؟ اسے میز پر پڑے کارڈ کو گھورا جو اس دن فاطمہ کے والد نے دیا تھا۔ یوں ہی جا کر ملنا، یہ تو عجیب لگے گا۔ اسے سر پکڑ لیا۔ دل کہتا تھا جاؤ، دماغ کہتا تھا رک جاؤ۔ کاش وہ خود ہی کہیں دکھائی دے جائے، کہیں اتفاق سے، بس ایک بار، بس اتنا کہ وہ وہاں موجود ہو اور میں دور سے دیکھ سکوں۔ لیکن پھر دل نے آہستہ سے کہا، نہیں سبحان، یہ کافی نہیں۔ ملاقات ہوگی مگر عزت کے ساتھ، بہانے سے نہیں، بہادری سے۔ وہ کرسی سے اٹھا، کارڈ جیب میں رکھا اور دل میں فیصلہ کر لیا۔ رات کی خنقی میں ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ مشل گاڑی سے اتری تو اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ ماسبے کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر پہنچنے اس نے ہچکچاتے ہوئے بیل دی، لیکن بیل کے بعد ایک دم وہ ٹھٹک گئی۔ دروازہ تو پہلے سے ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ مشل نے ماتھے پر آئی لٹ کو پیچھے کیا اور احتیاط سے دروازے کو دھکیلا۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف حال میں ایک پیلا سا بلب جل رہا تھا۔ کوئی ہے؟ مشل نے آواز لگائی، مگر جواب ندارت۔ قدم آہستہ آہستہ اندر رکھے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی مشل اندر داخل ہوا، دروازہ پیچھے سے خود بخود بند ہو گیا۔ ٹھک، وہ گھبرا کر مڑی مگر کوئی نہ تھا۔ اچانک پورے ہال کی لائٹس ایک ساتھ جل اٹھی، آنکھیں چندھیا گئیں۔ وہ بھی روشنی کی شدت سے سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر جیسے اس کے قدم زمین سے چپک گئے۔ براق قریشی، سینے پر ہاتھ باندھے، آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی، آنکھوں میں سرد طوفان، لبوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ۔ مشل نے بمشکل ہونٹ ہلائے۔ براق آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہر قدم کی چاپ مشل کو ڈرا رہی تھی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر رکا، گردن ذرا ایک طرف جھکائی اور گہری آواز میں بولا، یور گیم از اوور مشل انصاری۔ مشل نے آنکھیں چھپکائی، سانس سینے میں اٹک گیا۔ روح فنا ہونا کسے کہتے ہیں آج اسے اندازہ ہوا۔ مشل کے چہرے پر سارا رنگ اڑ گیا، سارا اعتماد خاک ہوا۔ براق نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ کیا سمجھا تھا مجھے؟ ذلیل کر دو گی، رسوا کر دو گی؟ میں تمہیں اتنا کمزور لگا مشل؟ اس کی آواز گونجی تو مشل کا دل لرزا۔ اس نے نظریں چرائیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے خود کو بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ براق نے ہاتھ کی مٹھیاں بھینج کر سختی سے بھینچی۔ شاطر عورت، تمہاری چال تو الٹی پڑ گئی تم پر۔ اب کیا کرو گی؟ کچھ اور سوچا مجھے بدنام کرنے کے لیے؟ براق زہر اگل رہا تھا۔ نہیں، میں نے یہ کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ مجھ پر بے بنیاد الزام مت لگاؤ اور ہٹو، مجھے جانے دو۔ مشل براق کو پیچھے کرتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ذرا رکو تو صحیح، ابھی ٹھہرو تو صحیح، کہ دل ابھی نہیں بھرا؟ اس کا لہجہ زہر خند تھا۔ اندر آتا معاذ جس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے، براق کے کان میں بولا، بھائی لڑکی کو ڈرا رہا ہے، شاعری تو ٹھیک کر لے۔ براق چونکا، معاذ کی بات کو اگنور کیا۔ جی تو مس مشل انصاری، کیا لینا پسند کریں گی آپ؟ چائے، پانی یا زہر؟ معاذ نے میزبانی کے فرائض انجام دیے۔ بہت سن چکی تم دونوں کی بکواس، میں بھی سنی کو کال کرتی ہوں، اسے بتاؤں گی تم دونوں مجھے کڈنیپ کر کے لاؤ ہے، اور پھر اس کے بعد انجام دیکھنا اپنا، شوٹ کر دے گا میرا بھائی۔ مشل ان دونوں کو ڈرانے کی خاطر دروازے کی طرف مڑی۔ براق ایک جس میں اس کے پیچھے لپکا، اس کا بازو اپنی طرف کھینچتے اسے دیوار سے پن کر دیا۔ ماحول میں گرمی بڑھتے دیکھ معاذ نے گلا ہنکارا، براق آرام سے بیٹھ کر بات کر، جس پر براق نے معاذ کو وہاں سے نکل جانے کا حکم صادر کیا۔ تو چل اندر، اس رپورٹر کو دیکھ، میں ذرا اس پاگل حسینہ کا دماغ ٹھکانے لگا دوں۔ معاذ اپنا چائے کا کپ لیتا وہاں پر سے نکل گیا۔ مشل نے اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے بدتمیز گھٹیا انسان۔ وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو اپنے بھائی کی دھمکی دے رہی تھی، اب کیا ہوا؟ بھاگ رہی تھی؟ ابھی تو وہ لفظ باقی ہیں جسے سن کر تمہیں وہ درد ہوگا جو تم نے میرے اندر پیدا کیا۔ ابھی تو حساب باقی ہے مشل انصاری۔ براق، بس کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، مشل نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جانے دوں گا ضرور، مگر تب جب تم میرے ہر سوال کا جواب دو گی۔
जब तुम खुद मानोगी कि तुमने क्या किया और जब तुम ये तस्लीम करोगी कि तुमने बुराक कुरैशी को धोखा दिया। बुराक उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से बोला, मगर चेहरे पर सख्ती हनूस कायम थी। जाहिल इंसान, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कोई जानबूझकर फंसा रहा है और तुम जैसे अनापरस्त शख्स को तो मौका चाहिए था मुझ पर शक करने का। ये सब किसी की साजिश है। किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अंसारी और कुरैशी खानदान करीब है। क्या समझा तुमने? मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? ये तख्ता उल्टाने वाले खुद तुम्हारे आसपास हैं बुराक कुरैशी। मगर तुम जानती हो मिशेल, मेरे लिए अल्फाज नहीं, आंखों की सच्चाई बोलती है। और तुम्हारी आंखें, वो तुम्हारी जबान का साथ नहीं दे रही। बुराक ने इसके हाथों पर और दबाव डाला। मिश्रा इसकी इतनी गुर्बत पर हवास पाख्ता हुई। बुराक से उठती हुई ब्रांडेड परफ्यूम इस कदर नज़दीक की इसका दिल धड़का रही थी। मुझे यकीन नहीं आता, इतनी खूबसूरत लड़की मगर इस कदर चलाक और अय्यार। वो सर झटक कर हंसा, मगर हंसी तन से लबरेज थी। चेहरा ऐसे कि फरिश्ते भी धोखा खा जाए और दिमाग ऐसा कि दुश्मन को घुमा कर रख दे। वो मिशेल के और नज़दीक आ रहा था। बुराक, अपनी औकात में रहो, मुझसे दूर रहो। मुझे डराने की कोशिश मत करना बुराक, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मिशेल अपने लहजे को ऊंचा करते हुए डराने की कोशिश में थी, मगर इस बार मुखालिफ इसकी बुराक कुरैशी था। औकात तो मेरी बहुत है मिशेल अंसारी, ना ही पूछो तो बेहतर है। क्यों दूर हटूं? मेरी गुर्बत में झुलस नहीं रही। लोगों की गोद में बैठकर पिक बनवाने का कितना शौक है तुम्हें, तो मेरे ज़रा सी नज़दीकी क्यों परेशान कर रही है? बुराक ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला, अच्छा तो यूं कहो मिशेल पर दिल आ गया, इसीलिए धोखे से बुलवाया अपने अपार्टमेंट पर। मिशेल ने तंज भरी नजरों से बुराक को देखा, होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट लिए बोली। बुराक का चेहरा सख्त हो गया। वो खामोशी से मिशेल की आंखों में देखता रहा। मिशेल ने झटके से रुख फेरा, मगर इसके अल्फाज तीन बनकर चले। कोई मुझसे पूछे, मिशेल अंसारी दुनिया की बदसूरत तरीन औरत है। उसने झटके से उसकी कलाई छोड़ी। मिशेल ने अपने बाजू से हिलाई, जहां बुराक की गिरफ्त के निशान अब भी सख्त सुर्खी दिए हुए थे। तुम जैसी लड़की को तो मैं टाइम पास के लिए भी न रखूं, दहल बहलाना तो दूर की बात। बुराक का लहजा जहर में पूछा हुआ था। चलो तुम्हारे भाई से मिलवाता हूँ, अंदर बैठा है। मिशेल का रंग फक हो गया। बुराक प्लीज, ये तरीका नहीं है, छोड़ो मेरा हाथ। मगर बुराक के चेहरे पर संजीदगी की जगह सख्ती थी। उसने मिशेल का हाथ झटके से पकड़ा और तकरीबन घसीटते हुए अंदर की तरफ बढ़ने लगा। तुमने मेरी इज्जत से खेला, अब तुम्हारा गरूर तोड़ना जरूरी है। दरवाजा खुला। सामने कुर्सी पर वही रिपोर्टर बंधा हुआ था, हाथ रस्सियों से जकड़े, चेहरे पर नींद, होंठ फटे हुए। मिशेल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी नजरें बुराक से हटकर सीधी रिपोर्टर पर गईं और फिर सानी कहानी जैसे पलक झपकते ही जहन में दौड़ गई। ये क्या है? मिशेल ने घबरा कर पूछा, मगर आवाज में पहले वाला सा एतमाद नहीं था। बुराक हंसा, तंजिया, तल्ख हंसी। तुम पूछ रही हो? ये तो तुम्हारी ही तख्लीक है मिशेल अंसारी। वही झूठा इल्जाम, वही गंदी साजिश जो तुमने मेरे खिलाफ बनाई थी। मिशेल के कदम लड़खड़ा गए। अब वो जान चुकी थी कि फरार का रास्ता बंद हो चुका है। उसकी एक एक हरकत बेनकाब हो चुकी थी। रिपोर्टर ने मिशेल को देखकर चीखने की कोशिश की। यही है, इसने ही सब करवाया है। मिशेल पीछे हटी। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ है सब। मगर बुराक की आंखों में यकीन था और मिशेल की आंखों में शिकस्त। देखो, अब तो मिशेल आ गई है। तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हारे सामने। अब मुझे जाने दो, खुदा के लिए। वो कुर्सी पर बंधा हुआ गिड़गड़ा रहा था। आंखों में आंसू झलमलाने लगे। इसीलिए महज दरवाजे से माज अंदर दाखिल हुआ। शर्ट टी शर्ट में संजीदा चेहरा लिए। तुम्हें छोड़ दें? वो करीब आकर रिपोर्टर की तरफ झुका। तुम्हें छोड़ देते अगर तुम सिर्फ बकवास करते, लेकिन तुमने साजिश की, जबान से आग लगा ली और इज्जतों को खाक में मिलाने का मंसूबा बनाया। माज ने इसके बाल खींचकर झटके से सर पटका। मिशेल खामोश खड़ी थी। अब इसके चेहरे पर वो अना, गरूर, वो खुद एतमादी न थी। वो बस ये सोच रही थी कि अगला लम्हा उसे किस जहन्नुम में ले जाएगा। हम तुझे जाने देंगे, लेकिन पहले वो सब बता जो मिशेल ने तुझे सिखाया, कहा और क्या करवाया। रिपोर्टर ने मिशेल को देखा, फिर नजरें झुकाई। सच बोलेगा तो शायद जिंदगी बचे, वरना यहाँ से लाश ही निकलेगी। वो चेयर पर बंधा हुआ बेबसी की इंतहा पर था। यही है वो मिशेल अंसारी, इसी ने सब करवाया। मैंने जो कुछ किया इसके कहने पर किया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे नहीं पता था बात इतनी दूर तक निकल जाएगी। मिशेल का रंग फक हो गया। बकवास, झूठ बोल रहा है ये। वो चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं कहा था इसे, ये खुद। चुप रहो, बुराक की गरजदार आवाज़ गूंजी। वो मिशेल के करीब आया। आंखों में शदीद नफरत थी। अब भी झूठ,
अब भी मकारी? तुमने क्या समझा? बुराक कुरैशी को बेवकूफ़ बना लोगी? उसे रिपोर्टर की तरफ देखा। सच बोलने पर शुक्रिया, लेकिन माफ़ी वो अदालत देगी। माज पुलिस को कॉल करो। बुराक ने माज को इंस्ट्रक्ट किया। माज ने पुलिस को कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला। मिशेल घबरा गई। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा नहीं करो, सनी मेरी जान ले लेगा, प्लीज़। वो आगे का सोचकर ही कांप गई थी कि सनी को अगर मालूम पड़ा तो वो इसको शूट कर देगा। और जिनकी जिंदगियां तुमने बर्बाद करने की कोशिश की, उनका क्या? बुराक ने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, साजिश की, झूठ बोला, मगर मगर प्लीज़ पुलिस को मत बुलाओ। मिशेल ने गर्दन झुका ली। मैं तैयार हूँ, उसने आहिस्तगी से कहा। जो कहूँगी वही करूँगी, मगर पुलिस और सनी को शामिल मत करो प्लीज़। देखो, सुभान और सनी की डील कैंसिल हुई तो तुम्हारे भाई को भी नुकसान होगा। मिशेल ने आखिरी कोशिश की। सनी को तो मैं ज़रूर बताऊंगा, जो मर्जी कर लो। बुराक ने हतमी फैसला सुनाया। यार, वो सच मान रही है, और सच तो हम जान चुके हैं। माज ने बीच में टांग अड़ाई। तुझे बड़ा तरस आ रहा है इस पर, खैर तो है। बुराक ने एक तवील सांस दी और फिर गुस्से से फंकारा। वैसे ही बोल रहा था, जल्दी ख़त्म करो अपने सिलसिले। मुझे सोना है, मेरे कमरे में तुम लोगों ने ड्रामा रचाया हुआ है, माज ने बेचारी से कहा। भाई, मुझसे क्या चाहते हो? रिपोर्टर की आवाज़ कपकपाई। आपने कहा मिशेल को बुलाओ, मैंने बुलवा लिया, ये पैसे भी लाई होंगी, अब मेरी तो जान छोड़ दो। बुराक ने अपना मोबाइल निकाला, वीडियो सेट किया और मास को कहा रिपोर्टर के हाथ खोल दे। चल अब सामने देख, बोल कि कैसे ये सब किया तुमने। बुराक ने कैमरे की तरफ इशारा किया। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मेरा नाम वकार है, मैं एक फ्रीलांस रिपोर्टर हूँ। मिशेल अंसारी ने मुझसे रब्ता किया था। उसने बोला था कि अगर बुराक कुरैशी को मीडिया में नीचा दिखाया जाए तो मुझे पैसे और एक बड़े चैनल में मुस्तकिल नौकरी दिलवाएगी। बुराक का चेहरा सख्ती से भरा हुआ था। वकार बोलता रहा, वो वक्फे वक्फे से मिशेल को भी घूरता रहा। मुझे तस्वीर, कुछ एडिट क्लिप्स और फर्जी ऑडियोज दी गई। मैंने सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल कराई। एक दफ़ा जब मामला बिगड़ने लगा तो उसने मुझे बाहर भेज दिया, लेकिन मैं ब्लैकमेल करने लगा। तब इसने धमकाया कि अगर मुंह खोला तो मेरे खिलाफ खुद केस कर देगी। वीडियो रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई। बुराक ने फ़ोन बंद किया और माज को आंख से इशारा किया। बस यही सब चाहिए था, बुराक ने कहा। अब ये वीडियो ना सिर्फ मिशेल के बाप को दिखाई जाएगी, बल्कि उस चैनल को भी जहां तुम्हें मुस्तकिल नौकरी दिलवानी थी। मिशेल जो अब तो खामोश खड़ी थी आगे बढ़ी, मगर बुराक ने हाथ उठाकर रोक दिया। तुम ऐसा नहीं करोगे बुराक, समझे? मिशेल चिल्लाई। मैं ऐसा ही करूंगा, बुराक उससे भी ज्यादा तेज आवाज में चिल्लाया। माज, रिपोर्टर को छोड़ दो, इसका काम खत्म। अब इस चेयर पर यह मोहतरमा बैठेगी। बुराक ने मिशेल की तरफ देखा। तुम तुम पागल हो गए हो? तुम मुझे बांधोगे? नो वे। मैं शोर मचा दूंगी, मुझे हाथ भी मत लगाना। मैं तुम्हें हाथ लगाने का इरादा कर चुका मिशेल अंसारी। बुराक ने अपने लफ्ज़ों से मिशेल को खौफजदा किया। माज रिपोर्टर को लेकर जा चुका था। कमरे में मिशेल और बुराक के अलावा कोई भी नहीं था। वो मिशेल की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाता जा रहा था। मिशेल ने अपनी उंगली उठाकर उसे वार्न किया। क्या कर रहे हो बुराक? मेरे पास मत आओ, दूर रहो, मत आओ मेरे करीब बुराक। मिशेल की आवाज़ में इल्तिजा थी। मिशेल की उंगली आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर गई। वो अब थक चुकी थी। बस करो बुराक, ये जो सज़ा देनी है दे दो, मगर प्लीज़ ये नहीं। बुराक ने हंसते हुए अपना मोबाइल का कैमरा ऑन किया। मिशेल इन सारी डरते हुए कितनी अच्छी लगती हो, इतनी ही जहर लगती हो जब अपनी ज़बान खोलती हो। आज के बाद मुझे नज़र मत आना, और अगर गलती से अपनी मनहूस शक्ल दिखाओ तो नज़रें नीची रखना, और याद रखना कि तुमने किससे पंगा लिया है। बुराक कुरैशी से। आइंदा उलझने की कोशिश मत करना। चलो शाबाश, इस वीडियो में रिकॉर्ड करवाओ अपना जो। मिशेल ने एक लंबी सांस ली, फिर आंखें बंद करके आहिस्ता से बोली। मेरा नाम मिशेल अंसारी है। मैंने इस रिपोर्टर को बुराक कुरैशी के खिलाफ झूठी कहानी बनाने को कहा। मैंने ये सब साजिश के तहत किया, मुझे अफसोस है। बुराक ने हाथ से इशारा किया। बाज ने वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर दी। बस इतना काफ़ी है, बुराक की आवाज़ में सर्द मोहरी थी। वो आगे बढ़ा और मिशेल के बिल्कुल करीब आकर कान में बोला। अब कोई हरकत की तो याद रखना, सनी को सबसे पहले वीडियो जाएगी और फिर मीडिया पर नशर होगी, और जानती हो उसका अंजाम क्या होगा? वो उसके कान के करीब सरगोशी करते के अंदाज में बोला। तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, कंवारी मर जाओगी। वो एक आंख विंग करता हुआ पीछे हुआ। मिशेल का बस नहीं चल रहा था बुराक को कत्ल कर डाले, मगर वो इस वक्त बेबस थी। जहर से भी ज़्यादा जहरीला लग रहा था। इसी वक्त
معاذ اندر داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ براق کے پاگل پن سے واقف تھا، یہ بھول جائے گا کہ اس کی دشمن صنف نازک ہے۔ براق اب بس کر جانے دے مشل کو، اتنا سبق کافی ہے محترمہ کہیے۔ معاذ کی آواز پر مشل کھسک کر پیچھے ہٹی۔ براق نے مشل کو جھلسا دینے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تو چلے جائے، میں کون سا روک رہا ہوں؟ براق نے بیزاری سے جواب دیا، مگر بس میری بات یاد رکھنا، تم یہاں سے نکلنے کے بعد کوئی نئی پلاننگ کی تو یہ ویڈیو جہاں جہاں جائے گی تمہاری سوچ ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ تم میرے راستے میں آنا نہ میں تمہارے۔ وہ اپنے بال ٹھیک کرتی اپنا اعتماد بحال کر رہی تھی۔ براق نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دفع ہو جانے کا اشارہ کیا۔ مشل نے براق پر ایک بھی نظر نہ ڈالی اور معاذ کے اپارٹمنٹ سے بھاگتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی۔ احسن، آپ کو ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کے دونوں بچے گھر سے غائب ہیں، نہ سبحان کا پتہ اور نہ براق کا؟ نوشین تلملائی ہوئی احسن کے پاس بیٹھی جو اسے اگنور کر رہے تھے۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ دوبارہ متوجہ ہوئی۔ آپ سے بات کر رہی ہوں میں احسن، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ نوشین نے احسن کا بازو ہلایا جسے وہ جھٹک گیا۔ اچھا، دونوں گھر سے دور ہے، ایک جو گھر میں پڑی ہے اس کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کر رہی ہو جو ان دونوں کی بھی اتنی فکر ہے؟ اپنا ڈرامہ اپنے پاس رکھو، اولاد کی اتنی فکر ہوتی تو وہ آج اپنی ہر پریشانی تم سے شیئر کرتے۔ براق معاذ کے پاس ہے کیونکہ سبحان اپنے فارم ہاؤس پہ پریشان تھے دونوں، اب سکون لینے دو ان کو۔ بہت ہے اتنی انفارمیشن یا مزید بتاؤں کچھ؟ احسن کے لہجے میں چڑچڑا پن تھا۔ آپ کس بات سے ناراض ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچنا گناہ ہے؟ احسن، سنی بہت اچھا لڑکا ہے، آپ یقین رکھیے، ہماری بیٹی بہت خوش رہے گی، آپ مت وہم کریں۔ نوشین نے احسن کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے اپنی طرف سے متوجہ کیا۔ نوشین، اس وقت مجھے تمہارا سنی نامہ نہیں سننا، کان پک گئے میرے، اس وقت مجھے کچھ نہیں سننا، کل سبحان آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ مگر احسن، میری بات تو سنیں۔ نوشین نے اپنے ناراض شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نوشین، اس وقت کوئی بات نہیں، پلیز۔ احسن کے صاف انکار پر نوشین خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب احسن کچھ نہیں سنیں گے۔ فاطمہ اٹھو بیٹا، فجر کا وقت ہو رہا ہے، نماز نہیں پڑھنی؟ شائستہ پر پیار سے اپنی بیٹی کے بال سہلا رہی تھی۔ امی پلیز تھوڑی دیر اور، ابھی اٹھ کر پڑھ لوں گی، وہ ہمیشہ کی طرح سستی کی ماری ہوئی نیند میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی۔ بیٹا اٹھ جاؤ، کیا پتا یہ ہماری آخری فجر ہو یہاں۔ شائستہ آپا کی آنکھوں سے آنسو پھر سے برسنے لگے۔ فاطمہ ماں کے بھیگے لہجے کو محسوس کرتی آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی۔ امی، آپ پھر سے شروع ہو گئی، آخر کتنا روئیں گی؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ہم کہیں بھی چلے جائیں گے، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ابو بندوبست کر رہے ہیں نا؟ فاطمہ نے شائستہ کو گلے سے لگایا، مگر شائستہ خود پر قابو نہ رکھتی ہوئی رو پڑی۔ فاطمہ، کتنے شوق سے میں نے یہ گھر بنایا تھا، میرا خواب، میرا مدرسہ، سب ادھورا رہ جائے گا، میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ شائستہ آپا ٹوٹ سی گئی تھی۔ امی، اللہ ایک در بند کرتا ہے تو 100 دوسرے بھی کھول دیتا ہے، آپ غم نہ کریں، اس سے بڑا مدرسہ بنے گا آپ کا انشاءاللہ۔ فاطمہ اپنی ماں کو پوری طرح سے شانت کرنے کی کوشش میں تھی، مگر جانتی تھی کہ اتنی جلدی وہ خود کو مضبوط نہیں کریں گی، وقت لگے گا۔ اچھا، امی ابو نے کچھ بتایا کہ آپ کو اچانک مالے مکان کو کیا ہوا جو گھر خالی کروا رہے ہیں؟ ہمارے 10 سال کے تعلقات ہیں، پل میں اتنا بڑا فیصلہ ہماری مرضی سے پوچھے بغیر کیسے کیا؟ فاطمہ نے حیرت سے پوچھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بیٹا، کیا ہوا اسے؟ تمہارے باپ کا اچھا دوست رہا 10 سال اور بس ایک دم فون کر کے بول دیا مکان خالی کرو۔ کوئی تو وجہ ہوگی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اللہ خیر کرے، اللہ مالک ہے، اس کی زمین بہت بڑی ہے۔ تم اٹھو، نماز پڑھو، آج پیکنگ بھی کرنی ہے، اور میرے موبائل کو ذرا دیکھو کیا ہوا ہے۔ چل نہیں رہا، میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو بتا دوں کہ ہم جا رہے ہیں، پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہو۔ شائستہ آپا کی آنکھیں ایک بار پھر سے نم ہوئیں۔ ولیجہ کل رات سے شائستہ آپا کو کال ملا رہی تھی، مگر کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ فجر کی نماز کے بعد بھی اس نے کوشش جاری رکھی تھی، مگر کوئی خاطر خواہ نتائج اسے نہیں ملے تھے۔ تنگ آ کر ایک ٹیسٹ دوبارہ سے شائستہ آپا کے لیے چھوڑا کہ جیسے وہ پڑھیں گی رابطہ ہو جائے گا۔ گہری سانس لیتی وہ مطمئن سی ہوئی تھی، اپنے جسم میں حدت کا پھر سے احساس ہوا۔ وہ موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھتی دوبارہ لیٹ گئی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ موبائل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز نے اس کی آسان خطا کیا، مگر وہ موبائل کی سکرین پر چمکتا ہوا نمبر اس کے چہرے پر خوشی لے آیا۔ وہ آپا کا نمبر تھا۔ تیسری بیل پر وہ کال پک کر چکی تھی۔ السلام علیکم آپا، آپ کہاں ہیں؟ میں کتنی ہی میسج اور کالز آپ کو کر چکی ہوں، مگر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ ایک ہی سانس میں کئی جملے روانی سے بول گئی۔ وعلیکم السلام، میں فاطمہ بات کر رہی ہوں ولیجہ آپی، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ کی آواز پر ولیجہ تھوڑے سے ہچکچائی تھی۔ فاطمہ
सब ठीक है? आपा ठीक है? मुझे आज की क्लास का पूछना था कि होगी या नहीं, इसलिए मैं बार बार कॉल्स कर रही थी। वलीजा वसाहत करने लगी। वलीजा आपी आपको यही बताने के लिए कॉल किया कि अब से क्लासेस नहीं होंगी। शायद मुलाकात भी ना हो सके। आज हमारा आखिरी दिन है इस घर में, तो अम्मी आपको बहुत याद करें। अगर मुमकिन है तो आप आकर मिल लें अम्मी से। फातिमा की बात पर वलीजा के कान खड़े हुए। कहीं जा रहे हो फातिमा, घूमने फिरने? कितने दिन बाद आओगे आप लोग? वलीजा ने उदासी से पूछा। वलीजा आपी, हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे मालिक मकान को पागलपन का दौरा पड़ा है, वो निकाल रहा है हमें। फातिमा ने मासूमियत से वलीजा को जवाब दिया। मगर क्यों? मतलब क्या हुआ? वैसा क्यों कर रहा है? वलीजा बेकरार हुई। उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। आपी, आप आज आ सकती हैं तो मुलाकात कर लें। मैं आपको आराम से तफसील बता दूंगी। अम्मी, बस अम्मी ने बोला है कि अपने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दो, अब से क्लासेस नहीं होगी। जब नया सिलसिला शुरू होगा फिर से तो फिर बताया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फातिमा तो फ़ोन बंद कर गई, मगर वलीजा का सुकून खारिज हो गया। ये क्या हुआ अचानक? घर छोड़कर जा रही हैं? आपा, तो अब मैं क्या करूँगी? और वो सब तालिब इल्म जो अपनी हकीकी दुनिया को मुताला कर रही हैं, मेरी तरह भटकी हुई थी और अब राह रास्त पर चल निकली हैं। इन्हें मंजिल पर पहुंचने में कितनी मुश्किल होगी। वो सब एक बहुत अच्छे उस्ताद से महरूम हो जाएंगी। शाइस्ता आपा का एतमाद टूट जाएगा। किसी दूसरी जगह सब तालिब इल्म ना पहुंच सके तो? ये सब क्यों अचानक? कहीं कुछ तो है। कहीं इन सबके पीछे मामा और सुभान भाई तो नहीं? नहीं, सुभान भाई ऐसी हरकत नहीं कर सकते। मगर मगर मामा, वो हर हद गुजर सकती हैं। वलीजा बेकरार हुई। वो कैसे रोके सब? इसे पहले कंफर्म करना था कि मामा का हाथ है या नहीं, और अगर है तो उसे हर सूरत इनको रोकना पड़ेगा। हर सूरत? मैं ये मदरसा बंद नहीं होने दूंगी, किसी सूरत नहीं, किसी कीमत नहीं। मुझे अपनी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, मैं हर हद में से गुजर जाऊंगी। अगर मेरी माँ अपनी सोच को लेकर अपनी हद से तजावज़ कर सकती है तो मैं भी इनका ही खून हूँ। दिखा दूंगी कि इनको मैं भी इस मदरसा की खातिर कुछ भी कर गुजरूंगी। मगर यह सिलसिला बंद नहीं होगा। मेरी माँ को ये दुनिया प्यारी है तो ख़रीद लेंगी ऐशो इशरत, मगर मुझे आखिरत चाहिए। मैं अपने लिए मुश्किलात ख़रीदूंगी। शाइस्ता आपा, क्या कोई हल नहीं निकल सकता? कोई रास्ता निकल आए? ऐसा कि हम मदरसा कहीं और शिफ्ट कर दें और सब स्टूडेंट्स को वहाँ इकट्ठा कर लें। वलीजा कुछ ही देर के बाद शाइस्ता आपा से मिलने चली आई थी। वापस से बात करके कोई हल निकालना चाहती थी। वलीजा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, क्योंकि जो मालिक मकान है वो मेरे शोहर का दोस्त है। वो बता नहीं रहा, मगर बार बार यही कहता है कि वो मजबूर है। जाहिर है इसका घर है तो कैसे हम जोर ज़बरदस्ती करें? मकान तो खाली करना ही है, मगर इसका रवैया बहुत अजीब है, जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा है। शाइस्ता आपा नाउमीदी से गोया हुई। वलीजा ने इनकी बातों पर पहलू बदला। कोई दूसरा सिलसिला सोचा आपने? आपके इतने स्टूडेंट्स हैं, इन्हें आपकी ज़रूरत है। वो सब तो महरूम हो जाएंगे आपा। वलीजा के सवाल पर आपा ने उसे खाली निगाहों से देखा। अल्लाह मालिक है वलीजा बेटा, इस वक्त मेरे पास तुम्हारे लिए कोई तसल्ली नहीं है। वो इतना बोलकर खामोश हो गई। मगर मेरे पास आपको तसल्ली देने के लिए बहुत कुछ है। वलीजा फैसला करते हुए खड़ी हुई। शाइस्ता पर नासमझी से उसे देखने लगी। क्या मतलब बेटा? आप मतलब को छोड़े, बस आप लोग सामान पैक मत करें। इंशाल्लाह आप कहीं नहीं जाएंगे। वलीजा ने यकीन दहानी करवाई। क्या बोले जा रही हो बेटा? आज हमें हर सूरत ये मकान खाली करना है बेटा, वरना झगड़ा होने का इम्कान है। शाइस्ता आपा वलीजा को समझाते हुए बोली। आप मेरा यकीन करें, सिर्फ 1 से 2 घंटों में आपको खुशखबरी सुनाती हूँ। बस मेरा यकीन कर लें। वलीजा के लहजे का एतमाद देखकर शाइस्ता आपा खामोश हो गई। मैं आपसे कल मिलूंगी आपा, इंशाल्लाह इसी घर में के नीचे हमारी अपनी दरसगाह में। अल्लाह हाफिज़। वो अपनी आपा को शशोपंच में डालती हुई वहाँ से निकल गई। और ख़ुद वो ये सब कैसे करेगी? हर चीज़ दिमाग में तरतीब दे रही थी।